साना साना हाथ जोड़ी। मैंने हैरान होकर देखा। आसमान जैसे उल्टा पड़ा था। सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह, शाम, रात। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अनिंद्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य में फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गरदहु प्रार्थना। हामरो जीवन तिमरो कौसेली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद थे। कंचनजंगा ना दिखनी थी, ना दिखी। पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। चलिए तो। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं। किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता। ये धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती है, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लोंगस्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत से चीज खे बमसन ने लेप्चाओं के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुगीर झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआती स्थल। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम, यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग, बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून धोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों, तीर्थस्टनियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। और देखते ही देखते रास्ते वीरान, सकरे, जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा।
घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से यह हमारे साथ थी, तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति, मेरे विशाल। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ आत्मा संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक व झरना। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि इस अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं उस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद फिर वही नज़ारे, आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। चित्र लिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखें देखती रही। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। धीरे धीरे धुंध की चादर छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया प्रभार पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई। सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य! पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रभावमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रोडो के फूल, सब अपनी अपनी लय तान और प्रवाह में बहते हुए। चैरवेती चैरवती, और समय की इसी सतत प्रभाव में तिनके सा बहता हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ, जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इसी बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर भीतर की रेखा मिट गई। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अनिंद्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्र मुक्त सी मैं तंद्रिल अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई कि अचानक पांवों पर ब्रेक सा लगा। जैसे समाधिस्थ भाव में मैं नृत्य करती किसी आत्मलीन नृतांगना के नुपुर अचानक टूट गए। मैंने देखा कि इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें
पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गूथे हुए आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोकों में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल और भरपूर ताकत के साथ जमीन को मार रही थी। इतनी स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। वहीं पर खड़े BRO, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से मैंने पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने चूहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप इन हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह। मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गया। कहने लगा, पहले महीने तो एक की जान चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों का रास्ता बनाना। डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से बड़े जाल में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़ी की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड योर रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाटे एक ही कहानी कह रहे थे। आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां आ गए। मुझे गमगीन देखकर जितेन कहने लगा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है। इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, पर आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिनके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एड रिपेइंग है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी कि जीवन लहरा उठा और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयरपिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयरपिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा। 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन साढ़े हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियाँ के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। रास्ते और भी सकरे हो रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप कर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया कि हर जरा सा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाए, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, बी केयर, मैन ईटर अराउंड। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा। हमने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उत्तरी सभ्यता में
जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्र मुग्ध सी मैं चीख पड़ी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असहनीय था। जुमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। साड़ी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता में मिल गया। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरों की झुंझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति के इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था। अंधेरा होने से पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाए इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक व रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरे 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। आनंद भरा था उसके भीतर। कहाँ से आता इतना सारा आनंद? लायूं की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहाँ शांति शर्तिया बर्फ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी। तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया था। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर। कटाव का रास्ता खतरनाक था। उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादलमय। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया और उस पर बारिश, एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय
आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी दूर आगे बढ़े की एक और चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी, साथ ही सृष्टि और हमारे बीच का फैला सन्नाटा भी। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी उतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई तो कहीं वह धूप में बह गई। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने लगे पर हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी, चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिमरो माया सेंधी मलाई सताउच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहुं ओर बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे को रंगत कैमरे में कैद करने लगे। मेरे पांव झनझन कर रहे थे पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए। ख्वाहिश हुई कि मैं बर्फ पर लेटकर इन बर्फीली जन्नत को आंखों में भर लूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाव युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण वह झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या, एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने के बजाय मैं उन सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिसे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहा था। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था, शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता और दूसरे को अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सदियों से बर्फ के रूप में जल संग्रह करती है। गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक छानी सी जीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती इन पहाड़ियों का ख्याल आया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी, आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी भेटूला, फिर मिलेंगे, कहते हुए जीते ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर देखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए भी कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीली इलाकों में वैसाख के महीने में भी 5 मिनट
हम ठिठुरने लगते हैं, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांपते हैं, उन रास्तों को बनाने में न जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व खत्म हो गए। मेरे लिए ये यात्रा सचमुच ही खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर गए। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा ताज़ा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया। ढेरों ढेरों प्रियुता और रुडोड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी है। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियाँ, वादियाँ, पहाड़े, बादल आंख मिचौली दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा, और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बड़ा अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया, लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठते हुए एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं, सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियां देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे यहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। जो यहाँ गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने इन सब की पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है, मैंने कहा। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला, इसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ से फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम है सौंदर्य। मन ही मन में कहती हूँ। जीप आगे बढ़ने लगती है।